नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट किया था, उसको समझा था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी के आगे उसका एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम है, गॉस जी ने एक लॉ बनाया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछला सेशन नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जाके देख लीजिए। तो देखिएगा आज का सेशन आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो पिछले सेशन में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको एक बार आपको क्या करूं, रिवाइज करा देता हूं कि वहां हम करते क्या थे। याद है कि भूल गए? पिछला ही सेशन था। फ्लक्स क्या होता था कि कोई हमारी एरिया होती थी, सरफेस के प्लेन एरिया, एरिया वेक्टर, वो सब हमने वहां पे डिस्कस किया था। वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती थी उसी को हम क्या बोलते थे, फ्लक्स। उसके बारे में सब कुछ डिस्कस हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, एक एकदम छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक? यही करते थे। अब यहां से हमारी इलेक्ट्रिक लाइन मान लेते हैं ऐसा जा रहा है। ये एकदम छोटा सा स्मॉल सरफेस है कोई भी। अब अगर आपको इसका फ्लक्स लिखना हो तो कैसे आप लिखोगे, कितना फ्लक्स आया है? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखते थे, फाई ई सिंबल से लिखते थे कि नहीं? या कहीं कहीं फाई भी लिखा जाता है, तो दोनों सही है। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लेते थे। ए हुआ हमारा एरिया वेक्टर, ए तो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और ए है हमारा एरिया वेक्टर। यही होता था कि नहीं? यही होता था ना। और इनके बीच एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा। ये जो एंगल होता था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ही होता था। इस पे गलतियां कैसे होती हैं वो भी मैंने पिछले सेशन में आपको दिखाया था। तो यहां से अगर मैं एकदम छोटा स्मॉल सरफेस है तो हमारा जो फाई आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी एकदम छोटा आएगा। कितना आएगा? ई, एकदम छोटू सा एरिया है, डी ए, यही आएगा ना, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यही आएगा कि नहीं? जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए, यही आएगा ना, इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम डायरेक्शन हटा रहे हैं तो मतलब हम यहां से वेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। बोलो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो? अब जो ऊपर वाला फार्मूला है वो हमारा क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तभी यूज करते थे। अब अगर ऐसे ही छोटे छोटे सरफेस से मिल के कोई बड़ा सरफेस बना हो और हमें उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंट्रीगेशन जब करेंगे, डी फाई इक्वल टू, इधर क्या आएगा, इंट्रीगेशन डी फाई की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो भी हम इसको लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये हर जगह वैलिड है। लेकिन जो फाई इक्वल टू हमारा ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर आता था, ये हमारा कब वैलिड है, व्हेन ई वेक्टर इज कांस्टेंट थ्रू होल सरफेस। ये याद रखना, व्हेन ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू होल सरफेस। समझ में आया कि नहीं? और ये ऊपर वाला हर जगह वैलिड है। हम एकदम छोटू छोटू एरिया निकालेंगे, इसके बाद उसका सम कर देंगे। सम के लिए हमें क्या करना होता था, इंट्रीगेशन। यहीं से हमारा निकल के आता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ तक चीजें पिछले सेशन में डिस्कस हो चुकी हैं। अब चलिए इसी के आगे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है अपना गॉस लॉ। जो गॉस थ्योरम है, उन्होंने कुछ थ्योरम्स बनाए, उसको समझते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो गाउस जी ने बोला कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आप इतना लंबा लंबा क्यों कैलकुलेशन करते हो, बच्चे हैं, छोटे हैं, इतना उनको मेहनत नहीं करवानी है। तो यहाँ से उन्होंने एक छोटा सा रूल बताया, उसको हम समझते हैं, फिर देखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कितना इजी हो जाएगा। बोले आप एरिया वेक्टर ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, इंट्रीगेशन करा रहे हो, इतने में तो स्टूडेंट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा टोटल फ्लक्स, अगर किसी का हमें टोटल फ्लक्स निकालना, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर एक एक करके समझेंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इसको याद रखना, टोटल फ्लक्स थ्रू अ
क्लोज्ड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। और क्लोज सरफेस कहाँ पे होता था? 3D में होता था। 2D हमारा क्या होता था? ओपन सरफेस। ईच कितना टाइम्स होगा? 1/ε टाइम्स किसका हो रहा है? 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज, द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब जो उसके अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर। इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, बाय द क्लोज्ड सरफेस। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई हमारा इनक्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा है, तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो हमारा कितना आएगा? चार्ज का 1/ε टाइम्स आएगा। और क्यू क्या है? हमारा नेट चार्ज है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा, ये एक क्लोज सरफेस में, कोई भी सरफेस हो सकता है, तो जो यहाँ से फ्लक्स आएगा, अगर इसमें अंदर मानो बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा फ्लक्स आएगा इस क्लोज्ड सरफेस के, जो क्लोज सरफेस के बाहर, लॉ को समझो एकदम आसान होगा। जो हमारा फ्लक्स आएगा क्लोज सरफेस के, कुछ भी कैलकुलेशन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्यू नेट मतलब जो इसके अंदर पूरे चार्ज हैं सबका सम, क्यू नेट इसका 1/ε टाइम्स आएगा। और इसी को अगर छोटू छोटू पार्ट में अगर हम डिवाइड करके लिखे, तो क्लोज सरफेस को हम कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन में? ऐसे देखो, जो गोला बना है इसका मतलब है क्लोज सरफेस है। इस सरफेस का इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ। इसी का यूज कर करके आगे डिफरेंट डिफरेंट शेप के उन्होंने क्या किया? अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जो क्यू है हमारा, एक क्यू नेट है, ये हमारा क्या है? नेट चार्ज इनसाइड। इसको याद रखना, नेट चार्ज इनसाइड। अगर मानो इसके बाहर कुछ रहे, नेट चार्ज इनसाइड, तो बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना है। जो इस घर के अंदर हैं केवल उन्हीं से राय लेनी है। होता है ना, बाहर वालों से राय नहीं लेनी चाहिए। तो वही गौस जी ने बोला कि जो चार्ज अंदर हैं उन्हीं पार्टिसिपेट करेंगे फ्लक्स में, बाहर वाले से हमको कोई भी मतलब नहीं है। और ये अगर क्लोज सरफेस है तो ये हमारा कहाँ होगा? ये हमारा ओनली फॉर 3D सरफेस के लिए होगा। इसको याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि गॉस लॉ क्या 2D में अप्लाई है? तो 2D को हमें 3D में कन्वर्ट करना पड़ता है। इट इज क्लोज्ड, 3D को ही हम क्लोज्ड बोलते हैं। यहां तक बोलो, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो। आई होप गॉस लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आपको पता है लॉ के प्रूफ होते हैं क्या है? तो नियम है, उसको थोड़ी प्रूफ करने की जरूरत है। इस लॉ को डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम यूज करके देखते हैं कि क्या इतना जो इन्होंने बताया आ रहा है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बुक में बहुत जगह प्रूफ लिखते हैं, लेकिन ये लॉ है, लॉ का प्रूफ नहीं होते हैं, इसके प्रयोग होते हैं। तो इसका हम प्रयोग करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो चलो हम शुरू करते हैं। समझ में आया कि नहीं गॉस लॉ क्या है? कुछ नहीं, जो एक क्लोज सरफेस लेना, उसके अंदर नेट चार्ज को एप्सिलॉन से डिवाइड कर देना, वही हमारा नेट फ्लक्स आएगा। और सरफेस के बाहर वालों से कोई भी मतलब नहीं है, सारा मतलब किससे है? घर के अंदर वालों से। तो चलो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये एक स्पेयर के अंदर रखा हुआ है, क्लोज्ड स्पेयर। यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको गॉस लॉ की फीलिंग आए। ये हमारा है स्पेयर। स्पेयर क्या होता है? 3D होता है कि नहीं? स्पेयर है 3D। ये हमारा क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। अगर यही सर्किल होता तो क्या होता? वो हमारा ओपन में होता। तो ये हमारा स्पेयर है जो क्लोज सरफेस है। आपसे पूछ रहा है कि इस चार्ज के कारण जो इस स्पेयर पे नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, वही आपको बताना है। और इसी पे हम गॉस लॉ को देखेंगे कि क्या हमारा जो इन्होंने बोला था वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे चार्ज अंदर एक ही है Q, तो हमें कितना आना चाहिए? Q/ε आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है वो भी इसके परपेंडिकुलर ई वेक्टर जा रही है। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो यार, ये तो पूरा एक स्फीयर है
और ये तो एक छोटू सा चार्ज है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? हमें पता है जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है जो फ्लक्स जाते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो पूरा स्फीयर का एरिया ए है इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट डी ए में हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक ए है हमारा एकदम छोटू सा पार्ट, ये जिसको मैंने यहाँ पे देखो कलर किया है। इसका क्या एरिया वेक्टर अगर हम इस सरफेस के लें तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं? डी ए। और इसी के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अरे स्पेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर है? इसी डायरेक्शन पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ई वेक्टर। बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसे ही मैं एक छोटू सा एरिया यहाँ पे लूं तो यहाँ पे इसका क्या आएगा? परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा डी ए, इसके परपेंडिकुलर स्पेयर है, कहीं भी लो परपेंडिकुलर आएगा। और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी कि नहीं? इसी डायरेक्शन में आएगी। यहां से हम एक और मान लेते हैं, ये हमारा चार्ज है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। जो यहां से यहां रेडियस है वो कितनी है? आर। ये भी रेडियस हमारी कितनी है? आर। इस स्पेयर की रेडियस आर है। आप कोई भी छोटा सा एरिया लो, चलो हम मान लेते हैं एक और छोटू सा एरिया यहां पे लेते हैं, तो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा? डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी, ई। यहां तक बताओ किसी को कुछ भी डाउट हो? अब ऐसे ही बहुत सारे इसके सरफेस हम जितने एरिया चाहें उतने ले सकते हैं। तो हम किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, उसको पूरा ऐड कर देंगे तो हमें स्पेयर का मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो चलो हम उसी को अप्रोच करते हैं। यहां से आप मुझे बताओ, अगर हम इस छोटू सा एरिया जो ये ग्रीन कलर का है इसको लिख रहे हैं, इस पे अगर हमें डी फाई चाहिए तो डी फाई इक्वल टू हमारा क्या है? ई इंटू एरिया। एरिया यहाँ कितना है? डी ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा एंगल क्या है? एरिया आपका क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखो आपका एरिया भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आया है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब मैं डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा डी फाई इक्वल टू ई डी ए आया। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? अब चलो इसको अगर हमें पूरा वैल्यू चाहिए, अगर ये देखो ये तो डी फाई इतने छोटू से एरिया से पास कर रहा है फ्लक्स, ऐसे ही पूरे सरफेस से डी फाई पास कर रहा होगा तो नेट कितना पास करेगा? फाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा? छोटू से एलिमेंट का हम पूरा सम कर देंगे। अब किसके अलोंग करेंगे? क्लोज्ड। एक क्लोज्ड सरफेस, जो देखो यहाँ पे मैंने लगाया था एक क्लोज्ड का सिंबल है जो सर्कल मारा हुआ हूं, तो ये हमारा क्लोज्ड सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमारी कांस्टेंट है, तो हमारा फाई इक्वल टू निकल के आएगा ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब आप मुझे बताओ यहां से जब हम स्टडी कर रहे थे, अगर हमारा कोई चार्ज है प्लस क्यू, यहां से अगर हमको आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, याद है कि भूल गए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? बोलो बोलो, कमेंट करिए। तो E इक्वल टू हमारा क्या होता था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता था कि नहीं? और के की वैल्यू क्या होती थी? अब सारी चीजें ना हम एयर या वैक्यूम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जितना चीजें डिस्कस कर रहे हैं एयर या वैक्यूम के लिए, इसको आप याद रखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट है? तो चलो अब इसको उठा के ना हम ई की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। फाई इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जो इसके अंदर चार्ज है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये एक स्पेयर है, नेट जब हम एरिया का पूरे इस सरफेस के अलोंग ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए पूरा मिला के जब ऐड करेंगे तो पूरे एरिया के तो बराबर होगा स्पेयर के, होगा कि नहीं? और स्पेयर का एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारा आ जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। एरिया हमारा कितना आया है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। जो हमारा नेट फ्लक्स आया कितना निकल के आया है क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट। देखो इसको हमने इतना लंबा करके प्रूफ किया। गॉस जी ने क्या बोला था कि आपको अगर उसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज दिखे क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट कर देना है। तो ग्लो अगर इसका हम गॉस लॉ से लिखते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट कर देते। लेकिन वो लॉ था, आपको दिखाना था कि देखो क्या सच में इतना आता है कि उन्होंने बस केवल बोल दिया है। बताओ यहां तक अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो, एक क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब इसका कुछ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। अभी हमारा मान लेते हैं ये चार्ज था यहाँ प्लस क्यू, ठीक। ये एक क्लोज्ड स्पेयर में रखा हुआ था, ठीक। अब फिर से हम एक और स्पेयर लगा देते हैं। हम देखते हैं कि अगर इसका हम शेप साइज ये सब चेंज करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही रहेगा या कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। उसी के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। दिख रहा है कि नहीं? आई होप आपको दिख रहा होगा। ये सारे हमारे 3 कंसंट्रिक स्पेयर हैं जिससे हमने इसको ढक के रखा हुआ है। जो यहां से रेडियस है आर, यहां से इसकी रेडियस है 2r, और यहां से इसकी रेडियस एकदम बाहर वाले सर्कल का 3r। अगर गॉस जी ने क्या बोला कि अगर किसी स्पेयर या इन क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट आना चाहिए। यही आना चाहिए कि नहीं, जहां क्यू नेट चार्ज है इनसाइड के अंदर। अब वही देखते हैं कि अगर इसको हम एक से ज्यादा गोला से ऐड करें तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा, उसको समझते हैं। अब देखो अगर ये हमारा पहला गोला है, क्या होता था हमारा, इसके लिए समझते हैं फर्स्ट के लिए। फाई इक्वल टू, देखो अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी डायरेक्शन में सबका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सबका परपेंडिकुलर। जो हमने पीछे डिस्कस किया बस उसी को हमने 3 के अंदर बंद कर दिया है। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर यही होता था कि नहीं। तो फाई इक्वल टू हमारा ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो थीटा हमारा कितना है 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू हमारा ई ए आएगा। अब इस पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। एरिया कितना आएगा इस स्पेयर का, इस सब स्पेयर हैं, सारे स्पेयर्स हैं तीनों, ठीक। स्पेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। यहां से देखो क्या होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा। जो आपका फाई आएगा वो क्या निकल के आया है, एक क्यू बचा है और सब मर गए हैं, बचा है एप्सिलॉन नॉट। चलो गॉस जी की बात बिल्कुल सही हुई है। चलो अब दूसरे के लिए करते हैं। अब देखो दूसरा हम यहाँ जो रेड वाला किए हैं यहाँ पे पहुंच गए और हमारा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमारा जो रेडियस था डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया है 2r, कहां से, चार्ज से बाहर सरफेस की दूरी, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है। तो इसके लिए हम लिखते हैं E इंटू ए। ई क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का तो स्क्वायर लिखते हैं, 2r का होल स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया हमारा 4 पाई। अब रेडियस कितना हो गया है, यहां तक 2r था, अब सॉरी r था, अब रेडियस हमारा 2r हो गया है इंटू 2r का स्क्वायर। यहां देखो 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो जो हमारा फाई 2 निकल के आया ये भी हमारा निकल के आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई अंतर नहीं आया। ऐसे ही हम तीसरे के लिए करेंगे, 3r स्क्वायर से कैंसिल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। तो यहां से गॉस जी ने एक बात बोली कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देखो कैसे निकल रहा है, यहाँ पे चार्ज है, किधर भी जाए, इधर, ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं दिखा रहा हूं, देखो किधर भी आप निकालो, जो यहां से पहले से निकला है कितना बाहर निकल के आया है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यार जो निकल के पहले से निकला है वही तो दूसरे से भी निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं।
और वही तीसरे से भी निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे आ रहा है। तो जो टोटल हमारा नेट आएगा, हम रेडियस कुछ भी करें, वो कितना निकल के आने वाला है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से गॉस जी ने एक बात बोली कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा शेप शेप कैसा भी हो, शेप एंड साइज, साइज देखो हमने आर था, 2R 3R सब करके देखा, क्या कोई चेंजेज आए? कुछ चेंज नहीं आया। शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे लिख रहे हैं? फाई से। देख लेना यहाँ पे जो हमारा हमने एरिया या साइज इंक्रीज करके देखा स्पेयर का, पहले आर रेडियस का दिया, फिर 2R फिर 3R, क्या कुछ भी चेंजेज आए? कुछ नहीं आए। उसका शेप भी कुछ भी हम करेंगे तो उसके नेट फ्लक्स पे कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो इसी पे अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, उसको देखिए, समझ में आया कि नहीं गॉस लॉ कैसे अप्लाई करना है। अब आप मुझे बताओ, एक हमने एक क्यूब लिया, ठीक, क्यूब सबको पता होगा, हाँ क्यूब आता है ना बनाने। ये है हमारा एक क्यूब। अब क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज हमने रखा हुआ है। एक मिनट, लाइन सही आ नहीं रही है, फिर से बना देते हैं। ये है हमारा एक क्यूब और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो आप बताओ जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, पहले तो ये बताओ क्यूब कैसा है, 3D है कि 2D? अरे यार कब से डिस्कस कर रहे हैं, कल से। क्यूब हमारा 3D में आता है, ठीक। ये है हमारा क्यूब। इसके सेंटर पर एक चार्ज यहां पे हमने क्यू रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इसके परपेंडिकुलर जा रही है। जो हमारा नेट आएगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, इसका पहले आप बताओ एरिया किधर आएगा। एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के। इधर देखोगे इस सरफेस के। पिछले सेशन में मैंने ये सब कराया था। अगर एकदम छोटू सा एरिया है, दो, एक इसके पीछे है एक इसके नीचे है, वो भी इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, तो जो हमारा फाई नेट आएगा वो हमारा कितना आने वाला है, हमें शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो चार्ज है क्यू और उसका एप्सिलॉन टाइम्स। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल उन्होंने उठाया कि चलो अब आप मुझे इसके अंदर बता दो, एक सिलेंडर है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। यहाँ पे उन्होंने एक सिलेंडर के अंदर रखा, सिलेंडर का चलो हाइट h, रेडियस r मान लो। आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। तो जो सिलेंडर है, फ्लक्स मतलब यार आप ये समझ लो एक मोटर रखा है, वो पानी दे रहा है और उसके चारों तरफ बह के ही जाएगा, वही हमारा फ्लक्स है। देखो इधर से निकलेगा फ्लक्स, इधर से निकलेगा, इधर से फ्लक्स निकलेगा, इधर से फ्लक्स निकलेगा कि नहीं, एक कर्व सरफेस से टॉप और बॉटम से। तो जो हमारा फ्लक्स है वो शेप और साइज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हमारा कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा कि नहीं। इसी तरह अगर हम एक कोण ले लें, चलो एक कोण ले लेते हैं। अब हमारा क्या है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, एक कोण है। कोण देखे हो ना, आइसक्रीम तो सभी ने खाया होगा, आइसक्रीम जब भर देते हैं वो सॉलिड होता है कि नहीं, वो हमारा एक कोण होता है। यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। अगर ये चार्ज हमारा क्यू रखे हैं, चारों तरफ ऐसे फ्लक्स निकलेगा इसके परपेंडिकुलर, इधर ही नहीं इसके चारों तरफ फ्लक्स हमारा आएगा। जो हमारा फाई नेट निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ आप देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट शेप को हमने लेके किया और इस पे कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। आई होप आपको गॉस लॉ पूरा समझ में आ गया होगा, इसका यूज कैसे करते हैं वो भी आ गया होगा। अब चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि गॉस लॉ की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, नोट करके मैं लिखता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सब ध्यान रखना इसको अप्लाई करते समय। गॉस लॉ हमारा क्या बोला, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है कि नहीं। ये जो फाई है ये हमारा क्या है, क्लोज सरफेस से आने वाला चार्ज, और ये जो क्यू है, क्यू हमारा क्या है, नेट चार्ज इनसाइड। इसको आप याद रखना, जो हमारा चार्ज है नेट चार्ज, जो अंदर वाले की बात हो रही है इनसाइड के लिए,
और जो फाई है ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सरफेस। ये हमारे क्लोज सरफेस से जो बाहर आ रहा है फ्लक्स उसी को तो ले रहे हैं। और इसी क्लोज सरफेस को हम एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस मतलब इमेजिनरी सरफेस होता है इनक्लोज, जिससे हम चार्ज को क्लोज करके रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक इमेजिनरी है, एक इमेजिनरी सरफेस जिससे हमारा चार्ज ढका जाता है, उसी को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसमें क्या है, जो हमारा फाई है एक क्लोज सरफेस है, देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये चार्ज है क्यू, ये हमारा एक सरफेस है, तो ये हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस, जो एक इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सरफेस है, ठीक, जिससे ये ढका हुआ है। और जो ये हमारा चार्ज है, अगर इसके बाहर कोई चार्ज है, देखो इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है फ्लक्स में, फ्लक्स के लिए हमें केवल इसको चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। अब अगर हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर कोई चार्ज हमारा बाहर है तो क्या होगा, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इफ चार्ज इज आउटसाइड, इफ चार्ज इज आउटसाइड, तो क्या होगा वो समझते हैं। इफ चार्ज इज आउटसाइड गॉसियन सरफेस, जो हमारा गॉसियन सरफेस है या हमारी क्लोज सरफेस है, वहां से चार्ज हमने बाहर रखा हुआ है, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो हमारा होता है फाई इक्वल टू 0.2। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, तो चलो हम एक इनक्लोज सरफेस ले लेते हैं कोई भी। ये है हमारा एक इनक्लोज सरफेस, यहाँ पे एक हमारा चार्ज बाहर रखा हुआ है, मान लेते हैं क्यू चार्ज बाहर रखा हुआ है, ठीक, कुछ भी आपत्ति तो बोलो। अब आप बताओ, ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस तरीके से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती हैं जो यहां से जा रही हैं। अब देखो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रही है, यहाँ पे इसको और यहाँ पे हम ये बीच वाले को एनालिसिस करते हैं, ये सब हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम जहां से घुसी है इसको 1 दे दें और इसको 2, यहाँ पे आपको गॉसियन लॉ लगाओ, क्या आपको गॉसियन लॉ बोलेगा, अगर इसको मैं ई, एकदम छोटू सा है, सरफेस एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ही आएगा कि नहीं, ये 2 के ए आएगा हमारा डी ए। अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा, इधर आएगा डी ए, आएगा कि नहीं, ऐसे तीनों लाइन के लिए होगा। तो हम एक पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलो पॉइंट 1 पे हम देखते हैं, पॉइंट 1 पे हम गॉसियन लॉ, फाई इक्वल टू हमारा क्या है, ई डी ए कॉस थीटा, यही है ना, फाई 1 हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई 1 है, ई 1 डी ए कॉस थीटा, यही है। अब थीटा इक्वल टू यहाँ कितना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई, और एरिया वेक्टर हमारा इधर है, यही है ना डी ए, तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना है 180 डिग्री, और 180 कॉस 180 कितना होता है, -1, तो फाई 1 हमारा निकल के आया है कितना, माइनस ई 1 डी ए, यही निकल के आएगा कि नहीं, -E1 DA। इसी तरह हम 2 नंबर पे बात करते हैं, 2 नंबर पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल है थीटा वो कितना निकल के आया है, 0 डिग्री। तो यहाँ से जब हम फाई टू ई यहाँ पे जा रहा है तो 0.2 है, E2 रखेंगे, डी ए इंटू कॉस 0, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जब इसका मैथमेटिकल सम करके ऐसे पूरे सरफेस का देखा गया तो जो हमारा नेट आया, ये देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है जहां से इनसाइड है, और जहां से आउटसाइड है वहां पे प्लस है, तो जो हमारा नेट देखा गया वो कितना आता था, 0। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि अगर कोई चार्ज हमारा गॉसियन सरफेस के बाहर है, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना आएगा, 0। हम किसको कंसीडर करेंगे, केवल अंदर वाले को। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक उन्होंने और पॉइंट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। चलो पहले एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा एक गॉसियन सरफेस, जिसके अंदर मतलब क्लोज सरफेस, जिसके अंदर हमने चार्ज Q1, चार्ज Q2 और एक बाहर चार्ज रख दे रहा हूं मैं Q3। आपको पूछा है कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो आप बताओ क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होगा, ये सरफेस है,
3D सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसके परपेंडिकुलर ही आएगी कि नहीं। ई वेक्टर कहीं भी लो, इधर लो, कहीं भी लो, सब क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। इस चार्ज के द्वारा अगर आप इधर देखोगे, किधर भी देखो, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ क्या कहता है, अंदर जो चार्ज है नेट चार्ज, तो नेट चार्ज हमारा क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है कि नहीं, यही बोलता है। क्यू नेट अंदर वाले को लेना है, इनसाइड चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही आएगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या वैल्यू होती है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फाई इक्वल टू होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एकदम छोटू छोटू एरिया के पार्ट में ब्रेक करें तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कितना होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल इनटू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बोलो यहां तक कुछ भी डाउट है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे देखते हैं कि जो हमारा एरिया है, सॉरी एरिया वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर आएगा। अब इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पे लेंगे ई वेक्टर, ये हम तीनों चार्ज के कारण लेंगे। अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, Q1 के कारण लेंगे, Q2 के द्वारा कितना लगा, और Q3 के द्वारा, तो ई नेट में हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम तीनों को कंसीडर करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे चार्ज को कंसीडर करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण आ रही है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ड्यू टू ऑल चार्जेस, कोई भी जितने चार्जेस हैं, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, यहां पे मैं लिख देता हूं इनसाइड और आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो इसके बाहर हो चाहे इसके अंदर हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा कौन प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा केवल देगा इनसाइड चार्ज वाला, फाई कम्स ओनली, ये नेट फाई है, कम्स ओनली इनसाइड चार्ज, ओनली इनसाइड चार्ज। बोलो यहां तक अगर कुछ भी डाउट है, देखो आज एकदम बेसिक बेसिक कर रहे हैं, अगले सेशन में इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए अच्छे से समझिए। आज इसका फाउंडेशन बना रहे हैं गॉस लॉ का, कि कैसे कैसे इसको हम डिराइव करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करने वाले हैं। बोलो यहां तक अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो। अब चलो समझते हैं कि हम गॉस लॉ को लगाएंगे कैसे, कंडीशन फॉर गॉस लॉ, ठीक है। हेडिंग डालिए, नोट्स बना रहे हो ना, वीडियो मत देखिए, आप समझिए उसको लिखिए, क्योंकि लिखने से चीजें याद होती हैं। कंडीशन फॉर गॉस लॉ, अब आपके दिमाग में आया कि अगर कोई भी चार्ज है तो क्या हम गॉस लॉ लगा देंगे, बोलोगे हाँ हम तो लगा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आपके सिलेबस में उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, वो एक एडवांस हो जाएगा, जो आप हायर ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज करेंगे वहां पे वो सब आएंगी। अभी आप पे एकदम सिंपल सिंपल एरिया ये सब किया जाता है। तो हम जो हमारा गॉस लॉ है वो हमेशा अप्लीकेबल है, गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, मतलब हमेशा वो यूजफुल नहीं होता। कभी कभी उसके कैलकुलेशन इतने लेंदी हो जाते हैं कि आप कर ही नहीं पाओगे, मतलब फंस जाओगे। और अप्लीकेबल तो हर जगह है, कोई भी चार्ज है यूनिवर्स में, आप उसको एक क्लोज सरफेस के अंदर दे दो, अपना लॉ अप्लाई करो, वो दे देगा। तो चलो पहला पार्ट देखते हैं, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट के लिए तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस पता है ना, जो हमने क्लोज करके रखा हुआ है, द गॉसियन सरफेस, अभी इसी पे क्वेश्चन करेंगे, यही अब मेन है। अभी तक हमने लॉ देखा, अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो एल्गोरिदम देख रहे हैं। द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए, शुड बी, अब किसके सिमेट्रिक वो आगे लिख रहे हैं, शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई चार्ज है तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो क्या होना चाहिए, उस चार्ज की सिमेट्री होना चाहिए। अभी इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखना पहला रूल कि जो चार्ज है वो हमारा गॉसियन सरफेस की सिमेट्री होना चाहिए, समझे। दूसरा हमारा क्या है, अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा है द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड
must be the electric field must be symmetric, the electric field must be symmetric। एक किसके सिमेट्रिक होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो सकता है? या तो इक्वल हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, या तो हमारा इंटेंसिटी इक्वल होगा या कांस्टेंट होगा, और क्या हो सकता है, या हमारा सेम होगा, इक्वल कांस्टेंट। यहां मैं तीनों लिख देता हूं, ठीक है। सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। ऐसा नहीं है कि एक सरफेस पे कुछ है, एक सरफेस पे कुछ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इस साइड रहेगा उसी का मिरर इमेज होना चाहिए। किसके अबाउट? गॉसियन सरफेस के अबाउट। अभी इसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन, वो हम एंगल थीटा किसके किसके बीच ले रहे हैं? एंगल हम किसके किसके बीच? एंगल बिटवीन, एक मिनट पेन फंस रहा है। जो हमारा एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, एंगल हमारा इसी के बीच लेना है। मस्ट बी सेम, ये हमारा सेम होना चाहिए दोनों के बीच का एंगल। अगर ए मानो 0 डिग्री पे है तो वो भी 0 डिग्री पे होना चाहिए, 60 पे है तो वो भी 60 पे। मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस, मस्ट बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सरफेस। बताओ यहां तक कुछ भी डाउट है? ये तीन इसके इंपॉर्टेंट रूल हैं। अब एक और चौथा रूल जो एडिशनल है उसको भी हम लिख लेते हैं। वो क्या है हमारा? जो हमारा गॉसियन सरफेस है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसको हम ऐसे लेंगे कि वो हमारा चार्ज से नहीं पास हो। ऐसा नहीं कि आपने उसको ले लिया वो चार्ज से ही पास होने लगा। गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट, देखो मस्ट लिख रहा हूं मैं, शुड नहीं लिख रहा हूं। मस्ट नॉट पास, मस्ट नॉट पास, चलो शुड लिख देता हूं तो ज्यादा बेटा आपको रहेगा। आप समझना कि उसको किसी भी कीमत पे नहीं पास होनी चाहिए। शुड नॉट पास, कहां से शुड नॉट पास? थ्रू द पॉइंट चार्ज, जो हमने पॉइंट चार्ज अंदर रखा हुआ है। थ्रू एनी पॉइंट, अगर अंदर एक से ज्यादा चार्ज है तो सबका हम बात कर रहे हैं। एनी पॉइंट चार्ज, ये चार इंपॉर्टेंट रूल है। इसी का यूज करके हम इस पे कुछ सैंपल क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां पर मैंने नहीं लिखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इसको लिख देते हैं पूरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं तो इलेक्ट्रिक का मतलब आप लोग अभी कमेंट करोगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे हमेशा क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। और जो हमारा एंगल है किसके किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच, वो सेम होना चाहिए। और बेसिकली ये कितना होता है? जनरली 0 या 90 डिग्री ही मैक्सिमम होता है, जितना आपके सिलेबस में यूज होगा। चौथा है हम गॉसियन सरफेस इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि वो किसी भी पॉइंट चार्ज से ना पास हो। समझ में आया? हमने कंडीशन सारी देख लिए हैं, गॉस लॉ समझ लिए हैं। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में इजी इजी करके समझते हैं, फिर हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इसको कैसे हम यूज करते हैं। चलो आपके लिए रहा पहला क्वेश्चन। ये है एक सिलेंडर, ठीक, क्या है? एक सिलेंडर जिसकी लेंथ है L/2। ये है एक सिलेंडर जिसकी लेंथ है L/2। यहां पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, देख रहे हो ऊपर वाले सरफेस पर। इसकी लेंथ है L/2। आपको बताना है कि टोटल हमारा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे लिख देता हूं फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहां पे चार्ज रखे हैं? ऊपर वाले सरफेस पर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, ये देखो इसका लेंथ L/2 है, मतलब सेमी सिलेंडर है, थ्रू द सेमी सिलेंडर, इसीलिए हमने L/2 रखा। आप L भी रख सकते थे, फिर उसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों रखा है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। देखो पहले आप अगर लॉ सीखे हो यार, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूं। चलो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब समझते हैं। देखो यार, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हम गॉस लॉ को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो हमारा चार्ज क्या होना चाहिए?
गॉसियन सरफेस के सिमेट्री, अगर ये नीचे हमारा L/2 का सिलेंडर है तो इसके ऊपर, यहाँ पे मैं नीचे बनाऊं कि इसी पे रखूं? नीचे बनाते हैं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। थोड़ा सा उससे हम छोटा है, मत बोलना कि लेंथ यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मेजर है यार, हाइपोथ इमेजिनरी हमने लिया है। यहाँ पे हमने चार्ज रखा है Q, देखो रेड कलर से कर देते हैं ताकि आपको दिखे। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, और हम वो करते हैं इसको, टेंशन ना लो, हम यहाँ हैं, हर चीज आपको एक्सप्लेन, एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, कोई रट्टा मार क्लास नहीं है कि आपको रटवाया जाएगा, अच्छे से समझिए। यहाँ पे चार्ज है Q, पहला लॉ क्या बोलता है हमारा गॉस, कि इस चार्ज के अबाउट हमारा सिमेट्री होना चाहिए। अगर ए लेंथ हमारी L/2 है तो हम एक L/2 का एक सिलेंडर इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर रख दिया, इसकी भी लेंथ कितनी है L/2, ये जस्ट हमने ऐसा मान दिया। अब जब इसको हमने रखा तो गॉसियन लॉ हमारा सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, सिमेट्री हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो इसके क्या, हर पॉइंट पे सिमेट्रिक होनी चाहिए। आप किधर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डालो वो क्या होने वाली है, सिमेट्री होने वाली है। अब जो यहाँ से हमारा फ्लक्स आएगा वो ऐसे निकलेगा, है कि नहीं, चारों डायरेक्शन में फ्लक्स जाएगा ना, एक क्यू से इधर फ्लक्स जाएगा, इधर फ्लक्स जाएगा, इधर फ्लक्स जाएगा, इसी तरीके से फ्लक्स जाएगा। अगर ये पूरा एक सिलेंडर होता तो हमारा फ्लक्स कितना आता, 5 क्लोज सिलेंडर। अगर कोई चार्ज अंदर रखा हुआ है, गॉस लॉ हमारा क्या बोलता था कि जो अंदर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, एक ही, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कितना आया पूरे सिलेंडर के लिए, ये जो ऊपर हमने रखा और नीचे को मिला के, लेकिन हमको चाहिए क्या, सेमी सिलेंडर के लिए। तो अगर हमको सेमी सिलेंडर के लिए चाहिए 5 सेमी सिलेंडर, ये हमारा कितना होगा, जो Q/एप्सिलॉन नॉट है उसका हम क्या कर देंगे, उसका आधा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, हमने कैसे किया, ये होगा उसका Q/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो बहुत जगह इसको रट्टा मरवाते हैं, रट्टा मत मारिएगा, आप केवल फील को समझिए कि हमारा जो टोटल सिलेंडर से आता है Q/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सेंटर पर रखा है ना, तो यहाँ से तो Q/एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। और किधर भी डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब एरिया वेक्टर सब सेम एंगल में होने वाले हैं, इसके परपेंडिकुलर। अरे यार कर्व सरफेस ऐसे है, पेन देख रहे हो, आप किधर भी निकालो सब क्या आने वाले हैं, इधर 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 सब इसके परपेंडिकुलर ही आने वाले हैं। और हमें सेमी चाहिए तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। चलो अभी मैं क्या करता हूं, एक सेमी स्पेयर देता हूं। सेमी स्पेयर, सेमी स्पेयर पता है ना, कटोरा कटोरा, ठीक, ये है हमारा सेमी स्पेयर। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, वही आपको टोटल बताना है, फाई हमारा कितना आएगा इस सेमी स्पेयर से। ये हमारा क्या है, सेमी स्पेयर ना, सेमी को हेमी भी बोलते हैं, आधा, स्पेयर में इसको हेमी बोलते हैं, सेमी स्पेयर। चलो इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं, पहले तो ये हमारा देखो अभी ओपन है, ऊपर हमने रखा हुआ है, और गॉसियन हमारा क्या बोलता है कि चार्ज क्लोज्ड होना चाहिए। अब इसे हमें क्लोज्ड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर ये आधा है, ऐसे देखो कटोरा है, हम ऊपर से एक और ऐसे रख देंगे तो एकदम सिमेट्री हो गया कि नहीं, और चार्ज एकदम इसके बीच में है, सिमेट्री हुआ कि नहीं। तो वही हम एक गॉसियन सरफेस रखते हैं। गॉसियन सरफेस के लिए चलो ये ब्लैक कलर का है तो इसको हम इसी तरीके से बनाते हैं। मेरा क्या है, मैं तो ये है हमारा कटोरा क्यू। अब इसी के ऊपर एक हम और हेमी स्पेयर रख दिए। अब ये देखो पूरा गोला हो गया, पूरा स्पेयर देखो वर्टिकल, लेकिन ऐसा नहीं है, एक स्पेयर है, डायग्राम हो है, मत आप समझना, एक स्पेयर है। अभी ये पूरा गोला हो गया है और ये चार्ज हमारा क्या हो गया है, इसकी सिमेट्री, अगर ये पूरा स्पेयर होता और इसके सेंटर में है, कोई हमसे फ्लक्स पूछता 5 क्लोज्ड हेमी स्पेयर के लिए, तो हमारा गॉस लॉ जी क्या बोलते हैं, नेट चार्ज, नेट चार्ज है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आता हमारा क्लोज सरफेस इसके लिए। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमें हेमी स्पेयर चाहिए। तो हेमी स्पेयर क्या है, 5 हेमी स्पेयर, तो जो इसका आधा होगा, आधा Q/एप्सिलॉन नॉट आया है, तो उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे Q/2 एप्सिलॉन नॉट।
बताओ यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है, कैसे हमें गॉस सरफेस कैसे देना है, चार्ज को हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलो एक क्यूब के टर्म में, एक मानो अभी तो हम सिमेट्री एकदम सेंटर पे रख के कर रहे थे, अगर मानो सेंटर पे रख के हमें कहीं कोई स्पेशल पार्टिकुलर पार्ट पे पूछे तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। देखो इस क्यू से चारों तरफ ऐसे जूम जूम करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी। चलो अब तीसरा देखते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छा है, इसको अच्छे से देखिए। वर्मा साहब का क्वेश्चन है। लोग वर्मा के क्वेश्चन को पता नहीं एससी वर्मा को क्यों इतना डर के देते हैं, एकदम इजी होता है, बस कॉन्सेप्चुअल होता है। और मैं देखो बार बार बोलता हूं, आप पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कीजिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। एक बार कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन बनाना शुरू करिए, देखिए क्वेश्चन आपसे अपने आप होने लगेंगे। जो क्वेश्चन को लेके आपके मन में डर है ना, वो एकदम खत्म हो जाएगा। ये इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहां से हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से बनाता बताना है। जो यहाँ पे देखो हम हैशटैग कर रहे हैं, देखो ऐसे यार एक क्यूब है, क्यूब आपने देखा है, क्यूब पे उसके सेंटर के पे एक हमने चार्ज रखा, तो चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा कि नहीं, हर तरफ जाएगा। तो हमसे केवल इस सरफेस पे हमसे पूछ रहा है, क्या बताना है, फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से निकालिए, फ्लक्स थ्रू शेडेड फेस। जो हमने शेड किया है वहां से आपको बताना है। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस। समझ में आया कि नहीं। चलो इसको अब सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आपने कैसे किया, ये तो हमारा सिमेट्रिक है, एकदम क्लोज्ड है, कोई लोचा नहीं, एकदम परफेक्ट दिया है। तो क्यूब से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इसके अंदर चार्ज कितना है, नेट चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल चार्ज निकल रहा है, ये टोटल चार्ज निकल रहा है। क्यूब में हमारे कितने फेस होते हैं, क्यूब में हमारे 6 फेस होते हैं, पता है ना। देखो एक हमने एक कलर किया है, एक ए, एक ए, एक ए, 4 दिख रहे हैं, एक इसके पीछे एक इसके नीचे। तो हमारे टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए हैं। हुए कि नहीं। जैसे एक ए है, इसके आगे ए है, एक ए है तो एक इसके पीछे हो गए वाला, देखो जो दिख रहा है, एक ए ऊपर है, एक ए नीचे बॉटम है। तो टोटल 6 फेस होते हैं और हमसे केवल एक फेस पे पूछा है। तो शेडेड फेस पे हमारा कितना आएगा, अगर टोटल 6 में क्यू बाई एप्सिलॉन जा रहा है तो एक में कितना जाएगा शेडेड फेस पे। तो जो फाई हमारा शेडेड फेस पे पूछा है, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बताओ पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पूछे तो बताओ आप निकाल लोगे कि नहीं, कितना होगा, कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, गॉस लॉ को यूज करके निकाल लोगे कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, एडवांस क्वेश्चन ये सब फंडामेंटल है। कभी कभी मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन होता है, आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे हम एक चार्ज क्यू रख दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक चार्ज अगर मैं क्यू रख दूं, आपको बताना है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। आप दिमाग लगाना और बताना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इसको देखो, मैं हिंट दे दे रहा हूं, पहले इसको कवर करना। और इस अगर कोई चार्ज सॉलिड स्टेट आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, उसके एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो उसको सिमेट्रिक कवर करने के लिए कितने क्यूब में चाहिए होंगे, 8 क्यूब। अब मैंने इतना बता दिया है, आगे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर कितना आया है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर बुक में इसको बहुत हाई फाई क्वेश्चन करके बोलते हैं। तो चलो हम भी देख लेते हैं भैया क्या है हाई फाई। ये है हमारा एक सिलेंडर, ठीक, कोई नहीं, हमने भी बना दिया एक सिलेंडर। अरे ऐसा थोड़ी है यार जो नहीं आया, हर चीज करेंगे धीरे धीरे, सब्र करिए। यहां से इसकी जो लेंथ है वो रेडियस का कितना है, मत बोलना कि सर ये छोटा सा आ रहा है 2r, भावनाओं को समझो। ये इतना छोटा मैं बनाया था, दिखता नहीं, इसलिए लेंथ इतना है। इसका 2r है, r का 2r है। इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक। अब आपको बताना है कि जो हमारा नेट फ्लक्स आएगा वो कर्व सरफेस से, जैसे पता है नहीं हमारा सिलेंडर क्या, पेन आपके हाथ में है, पेन आपका क्या है, सिलेंडर। तो ये देखो ऐसे आप बंद कर दो आगे और पीछे को, आगे पीछे से कोई फ्लक्स नहीं निकालना है, केवल कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आप मुझे बताओ। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, तब तक मैं क्वेश्चन को यहां पे लिख रहा हूं।
फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसमें एक मैं यूज करूंगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू, एक चार्ज हमने क्या रखा है Q, ड्यू टू अ Q एट सेंटर, कहां पे रखा है चार्ज को हमने सेंटर पर रखा है, सेंटर थ्रू, कहां से हमें पूछा है कर्व सरफेस से, थ्रू कर्व सरफेस, थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ट्राई किया आपने, आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, और अगर आपने ट्राई भी किया तो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि ट्राई करते करते ही धीरे धीरे चीजें होती हैं, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे वो हम देखते हैं। चलो, इसको जो मैं हॉरिजेंटल बनाया हूं, मैं इसको क्या करता हूं, वर्टिकल बना देता हूं, तो यहां पे दिखाने में आपको आसानी होगी। ठीक, ये है हमारा सिलेंडर, कोई बात नहीं, हमने सिलेंडर बना लिया है। ये है हमारा 2R, बताओ कोई इशू, कुछ नहीं, और इसका रेडियस है स्मॉल सॉरी R, और इसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। आपको क्या बोल रहा है कि इसके कर्व सरफेस से बताना है। एक ऊपर देखो जो मैं हैश टैग कर रहा हूं, यहां से नहीं बताना है, इसको हमने बंद कर दिया। अब जब इसको हमने बंद कर दिया तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा वो आपको बताना है। समझ में आया कि नहीं? तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर हमारा ये सिलेंडर होता, अगर हमने ऊपर नीचे बंद ना किया होता, तो हमारा फ्लक्स ऊपर से जाता, नीचे से जाता और कर्व से जाता कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर नीचे से कितना जा रहा है, और अगर सिलेंडर है टोटल सिलेंडर से कितना जाएगा हमको पता है। अगर अंदर चार्ज क्यू है मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर और नीचे का अगर हम निकाल के उसको माइनस कर दें तो हमारा जो बचेगा वो कर्व सरफेस का ही बचेगा कि नहीं? बिल्कुल वही बचेगा। तो चलो हम ऊपर का निकालते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे ऊपर का निकालेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, है कि नहीं? इस तरीके से, ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा झूम झूम करके निकलेगा। अगर हम इसको माइनस कर दें, जो देखो ऊपर किया हो, इसी तरह हम नीचे के पोर्शन को ग्रीन कलर दे देते हैं। अच्छे से समझना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, यहां से एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आएगा। ऐसे निकल रहा है। तो अगर अब हम ऊपर और नीचे का हम निकालें कैसे, कितना फ्लक्स जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ फार्मूला बता रहा हूं, क्यूब का कोण का कॉन्सेप्ट। इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर हमारा मानो एक कोण है, ठीक, ये अगर हमारा मानो एक कोण है, कोण शेप में ऐसे है, और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे मानो चार्ज क्यू रखा है, निकल रही है। इसको अगले लेक्चर में हम प्रूव करेंगे, जस्ट इसका यहाँ पे यूज आया है। देखो ये पूरा कोण के सरफेस में है कि नहीं, अगर आप इसको देखो इतना कंसीडर करो, ये जो यहाँ से निकल रहा है ये एक कोण है, एक ये है नीचे वाला कोण, है कि नहीं? ये एक कोण है, तो हम उसी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जब भी अगर हमारा कोण से पूछे तो इसका जो फार्मूला होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाएगा फाई कोण, ये इसको याद करके रख लो। थोड़ा ऊपर लिखता हूं नहीं तो वीडियो से आपको दिख नहीं रहा होगा। किसी भी कोण, ये है हमारा क्या कोण, इसको हम अगले में प्रूव करेंगे, इसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो हमारा एक कोण आएगा, इसका हमारा कितना होता है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - कॉस थीटा। कॉस थीटा, अभी हमारा थीटा क्या है? थीटा है हमारा वर्टेक्स एंगल। एक मिनट, इसको हम अल्फा लिख देते हैं, क्योंकि थीटा हम ई ए ओ सब में लिखते आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कास अल्फा, ठीक, ये जो अल्फा है हमारा क्या है, अल्फा है हमारा सेमी वर्टेक्स एंगल, ए वाला पोर्शन है अल्फा, ये है हमारा सेमी वर्टेक्स एंगल। समझ में आया कि नहीं? सेमी वर्टेक्स एंगल। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं, इसी का हम अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां से एक कोण ऊपर बन रहा है, एक कोण नीचे। अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। देखो ए लेंथ अगर आर है, ए भी आर है, तो अगर हम यहाँ पे tan अल्फा लगाएं, अब इस कोण की बात करें अपने सिलेंडर में, तो tan, कलर चेंज कर देते हैं, देखो कुछ इस तरीके से है। इसको हम बाहर बना दें, समझ जाओगे। चलो अगली स्लाइड ऐड करके यहां पे बनाते हैं।
कुछ इस तरीके से है हमारा कोण जो सिलेंडर से बाहर जा रहा है। हमको ए एंगल चाहिए अल्फा। हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितनी है ये डिस्टेंस? अगर ये पूरा 2r है, ए होगा r, ए भी होगा r, होगा कि नहीं? तो tan अल्फा हमारा क्या होता है? हाइपोट परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हमारा tan अल्फा इक्वल टू कितना निकल के आएगा? r बाई आर। तो ये आएगा 1, और अल्फा इक्वल टू हमारा कितना आएगा? tan कितने वैल्यू की 1 होती है? tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो जो हमारा सेमी वर्टेक्स एंगल निकल के आया है वो हमारा कितना आया है? 45 डिग्री। तो चलो हम इसके लिए ऊपर वाले के लिए लिखते हैं, फिर उसके लिए हम 2 का निकाल लेंगे। तो चलो किसका हम लिख रहे हैं? ऊपर वाले कोण के लिए। तो ये हमारा फाई कितना आएगा कोण के लिए? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है टेंशन मत लीजिए, अगले में मैं पूरा इसको प्रूफ करने वाला हूँ। 2 बाई एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? कॉस 45। जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए हमारा कितना निकल के आएगा? Q बाई 2। ए हमने केवल ऊपर वाले के लिए लिख रहे हैं। 1 माइनस 1 बाई रूट 2। कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब ये हम दोनों के लिए निकाल रहे हैं जो हमारा 2 कोण है। तो यहाँ पे जब हमारा 2 कोण है, 2 कोण के लिए हमारा कितना आएगा? एक ऊपर है एक नीचे। देखो यहाँ एक ऊपर है एक नीचे, तो एक के लिए हमारा आया 2 एप्सिलॉन नॉट। दो के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई रूट 2। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो हमारा दोनों कोण से बाहर निकल रहा था। अगर केवल ए हमसे पूछता तो देखो कितना इजीली हमने क्यू बाई एप्सिलॉन 1 माइनस इंटू 1/√2 निकाल दिया। ये हमारा क्या आया है? ऊपर और नीचे से कितना जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, ऊपर नीचे भूल जाओ, टोटल हमारा कितना होगा? अगर हम सिलेंडर से देखें तो 5 सिलेंडर, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सिलेंडर से कितना जाता है? अंदर चार्ज है हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन, यही जाएगा कि नहीं? अब देखो यहां पे मैं फिर से बना रहा हूं, यहाँ पे चार्ज है Q। टोटल हमारा कितना जा रहा है? टोटल हमारा जा रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ ये दोनों का कंबाइंड अगर हम निकालें तो इन दोनों से हमारा कितना जा रहा है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2। और हमको चाहिए किससे? इस कर्व सरफेस से। इस कर्व सरफेस से कितना जा रहा है? इस कर्व सरफेस से। तो हम क्या करेंगे? जो ये पूरे सिलेंडर में से है उसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, एकदम आराम से। तो चलो, हमें कर्व सरफेस से पूछा था। फाई कर्व इक्वल टू हमारा पूरे सिलेंडर से कितना जा रहा है? पूरे सिलेंडर में से माइनस कर देंगे कौन? जो हमें नहीं चाहिए था। कितना? जो हमारा दो कोण के शेप में बाहर जा रहा था। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, कर्व को फाई सी से लिखते हैं। सिलेंडर का हमारा कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, दोनों कोण के कारण कितना आया है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2। यहां से देखो Q बाई एप्सिलॉन हम कॉमन ले लेंगे। Q बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ बचेगा 1 माइनस अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1/√2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो हमारा क्लोज सरफेस के कारण आया है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2। यही हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं था, बस एक कोण वाला, इसको मैं आगे समझा दूंगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गॉस लॉ में। आपको इमेजिन करना है कौन सा सरफेस रखें ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। हमने इसको रखा, इसमें से हमने माइनस कर दिया, जस्ट बेसिक सेंस लगाए। एक कोण का अगर कभी भी आपसे पूछे फ्लक्स कितना जाएगा, आप ये फार्मूला याद रखना, डायरेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा गॉस लॉ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले सेशन में हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आपकी और अच्छे जो एग्जाम में आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। फीडबैक देके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं समझ में आएगा कि हमें और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।